नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डर और सस्पेंस से भरी हुई एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप उठेगी। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही खौफनाक और सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। नई नई जगहों को देखना, अलग अलग माहौल को महसूस करना और अनजाने रास्तों पर निकल जाना मुझे बेहद पसंद है। लेकिन एक बार मेरी यही घूमने फिरने की आदत मुझे मौत के इतना करीब ले आई थी कि आज भी जब मैं उस भयानक रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रग रग सिहर उठती है। उस रात की यादें आज भी मेरे दिल और दिमाग में जिंदा हैं। कई बार वह डरावना मंजर मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता है और मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठता हूं। उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था, ये शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको उसी खौफनाक रात की पूरी दास्तान सुनाने वाला हूं। वैसे तो मेरे माता पिता मुझे ज्यादा बाहर घूमने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा हूं और उनकी सारी दुनिया मुझसे ही जुड़ी हुई है। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वे कैसे झेंगे। हालांकि जब भी मुझे कहीं घूमने का मन होता तो कई बार वे खुद भी मेरे साथ चल पड़ते थे। हर साल एक बार हमारा पूरा परिवार कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता था और मैं पूरे साल उसी पल का इंतजार करता रहता था। मुझे लगता था कि शायद यही वो मौके हैं जब मैं दुनिया को थोड़ा और करीब से देख सकता हूं। दोस्तों, आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि पूरी कहानी सुनने के बाद ही आपको असली डर और सस्पेंस का एहसास होगा। अब मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर आता हूं जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा था जिसने बहुत कम समय में मेरा भरोसा जीत लिया। उसका नाम था संदीप रावत। संदीप अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता था और हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह स्वभाव से शांत, समझदार और मिलनसार था। कुछ ही महीनों में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम एक दूसरे के बिना ऑफिस का एक दिन भी पूरा नहीं कर पाते थे। यह दोस्ती सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी, बल्कि दिल से जुड़ी हुई थी। संदीप उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह अक्सर अपने गांव की खूबसूरती, पहाड़ों की शांति और वहां की सादगी के बारे में बातें करता रहता था। मेरे माता पिता को भी मेरी और संदीप की दोस्ती के बारे में पूरी जानकारी थी। संदीप कई बार मेरे घर आया था और उसने मेरे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे उसके अपने ही माता पिता हों। मेरे माता पिता भी उसे बहुत पसंद करते थे। संदीप उनके सामने हमेशा आदर और सम्मान से पेश आता था। आमतौर पर मेरे माता पिता मुझे किसी के साथ दूर कहीं जाने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन संदीप के साथ जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी। शायद उन्हें उस पर पूरा भरोसा हो गया था। मेरी बात संदीप के माता पिता से भी फोन पर होती रहती थी। कई बार संदीप खुद मुझे उनसे बात करवाता था। उसके माता पिता भी बेहद अच्छे और सरल स्वभाव के लोग थे। वे मुझसे अक्सर कहते थे, बेटा, कभी संदीप के साथ हमारे गांव जरूर आना। यहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं और हम सब तुमसे मिलना चाहते हैं। वे यह भी कहते थे कि अगर तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर आओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी पहाड़ों की असली शांति महसूस होगी। उनकी बातें सुनकर मैं भी मन ही मन उत्साहित हो जाता था और उनसे वादा करता था कि मैं जरूर आने की कोशिश करूंगा। अब जब संदीप के घर वालों ने खुद मुझे गांव आने का न्योता दिया तो मेरे अंदर घूमने की चाह और भी ज्यादा बढ़ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्यों न इस बार शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाकर पहाड़ों की गोद में कुछ दिन बिताए जाएं। संदीप हमेशा अपने गांव की तारीफ करता था और मैं शहर में पला बड़ा होने की वजह से गांव की जिंदगी को करीब से देखना चाहता था। हालांकि एक चिंता अब भी मेरे मन में थी, और वह यह कि मेरे माता पिता मुझे इतनी दूर अकेले जाने देंगे या नहीं। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, ऑफिस, घर और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त संदीप ने मुझसे कहा, अमित, अगले हफ्ते मैं अपने गांव जा रहा हूं, क्या इस बार तुम मेरे साथ चलोगे? उसकी यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे दिल की बात पढ़ ली हो।
मैं भी यही चाहता था, लेकिन मेरे मन में वही पुरानी चिंता घूम रही थी। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या मेरे माता पिता मुझे संदीप के साथ इतनी दूर जाने की इजाजत देंगे, या फिर यह सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। यह बात मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी और मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। जब संदीप रावत ने एक बार फिर मुझसे पूछा, तो अमित, इस बार मेरे साथ चलोगे ना? तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी और मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। मेरी यह खामोशी देखकर संदीप थोड़ा हैरान हो गया और बोला, क्या हुआ अमित वर्मा, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ, मेरे साथ चलोगे या नहीं? उसकी यह बात सुनकर मैंने धीमी आवाज में कहा, यार, अभी मैं कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। मेरी यह बात सुनते ही संदीप ने सवाल किया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, हम लोग घूमकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तब मैंने उससे कहा, मुद्दा कुछ दिनों का नहीं है, असली बात तो किसी के राजी होने की है। मेरी यह बात सुनकर संदीप थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, कौन राजी होगा? तुम किसकी बात कर रहे हो? तब मैंने उसे साफ साफ बताया, मैं अपने मम्मी पापा की बात कर रहा हूं। अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए तो मैं किसी भी हालत में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे अकेले कहीं भी जाने की इजाजत नहीं देते। मेरी यह बात सुनकर संदीप ने कहा, अकेले जाने की कैसी बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उसने मुझसे यह भी कहा, कम से कम एक बार अपने मम्मी पापा से बात करके तो देखो, हो सकता है वो मान जाएं। संदीप की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और दिल से दुआ करूंगा कि वो इस बार मान जाए। इसके बाद संदीप वहां से चला गया और मैं भी अपने घर लौट आया। उस शाम जब हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो मेरा मन बहुत बेचैन था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात मम्मी पापा के सामने किस तरह रखूं। मुझे अंदर से पूरा यकीन था कि वो मेरी बात सुनकर मना ही कर देंगे। कुछ देर तक मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी बात कह दी। मैंने कहा, मम्मी पापा, मेरा दोस्त संदीप अपने गांव जा रहा है और उसने मुझे भी साथ चलने के लिए बुलाया है। हम लोग ज्यादा दिनों के लिए नहीं जाएंगे, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मेरी यह बात सुनकर पहले तो दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे पहले से अंदेशा था। उन्होंने साफ शब्दों में मुझे मना कर दिया। मेरे पापा ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो और यहीं रहो। मम्मी ने भी कहा, संदीप को जाने दो, वो अपने घर जा रहा है, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्यों नहीं जा सकता? इस पर उनका जवाब बहुत छोटा था। उन्होंने कहा, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। मुझे शांत करने के लिए उन्होंने यह भी कहा कि अगले महीने हम सब मिलकर किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। तब तक तुम अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं संदीप के साथ इतनी दूर जाऊं। मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ वहीं रुक गया था। यहां मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते। अगर वो हमें किसी बात के लिए मना करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शायद इसी वजह से वो हमें रोकते हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। मेरे मम्मी पापा को पता था कि अगर मैं संदीप के साथ गया तो मैं एक जगह टिककर नहीं रहूंगा। शायद इसी कारण वो मुझे हमेशा रोकते रहे थे। अगले दिन जब मैं नोएडा की प्राइवेट कंपनी में अपनी जॉब पर पहुंचा तो संदीप सीधे मेरे पास आया और मुझसे पूछा, अमित, क्या बात हुई? अंकल आंटी ने क्या कहा? क्या वो मान गए? उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, नहीं संदीप, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे और मुझे अकेले कहीं भी नहीं जाने देंगे। मेरी यह बात सुनकर संदीप कुछ देर तक चुप रहा। फिर वह कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, आज मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और अंकल आंटी से बात करूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैंने कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं मानने वाले। लेकिन संदीप ने आत्मविश्वास से कहा, तुम मुझे एक मौका तो दो, देखते हैं क्या होता है, कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसने बस इतना कहा कि तुम मेरे साथ जरूर चलोगे। जिस भरोसे के साथ वह यह बात कह रहा था, उससे मेरे मन में भी थोड़ा सा विश्वास पैदा होने लगा। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि आखिर वो मेरे मम्मी पापा को मनाएगा कैसे। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने के बाद संदीप मेरे साथ मेरे घर आ गया। वह सीधे मम्मी पापा से बात करने लगा।
जब वह उनसे बात कर रहा था तब मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे पूरा यकीन था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जाने वाली हैं। कुछ देर बाद संदीप मेरे कमरे में आया। उसे देखकर मैंने कहा, हो गई बात। मुझे पहले से पता था कि वो नहीं मानेंगे। मेरी यह बात सुनकर संदीप मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि मेरी कोशिश बेकार गई? उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया और बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? तब संदीप ने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा मान गए हैं। उसके मुंह से यह बात सुनते ही मुझे एक पल के लिए तो उस पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ। मुझे लगा वह मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने हल्की हंसी के साथ उससे कहा, संदीप, यार यह मजाक करने का सही समय नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग कभी मान ही नहीं सकते। मेरी बात पूरी होने से पहले ही संदीप ने मुझे टोकते हुए कहा, अमित, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे मम्मी पापा सच में मान गए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो खुद जाकर उनसे पूछ लो। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बिना देर किए सीधे अपनी मम्मी के पास गया और उनसे पूछा, मम्मी, क्या सच में मैं संदीप के साथ उसके गांव जा सकता हूं? मेरी मम्मी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, तुम जा सकते हो। तुम्हारे पापा भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, गांव में जहां भी जाओ संदीप को अपने साथ ही रखना। मम्मी के मुंह से यह सुनकर मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। अब मेरे मन में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था कि आखिर संदीप ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा मान गए। ये सोचते हुए मैं वापस अपने कमरे में गया जहां संदीप पहले से मौजूद था। मैंने उससे पूछा, यार, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मम्मी पापा मान गए? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा और कैसे कहा यह सब मायने नहीं रखता। बस इतना समझ लो कि अब तुम मेरे साथ गांव चल रहे हो। उसकी यह बात सुनकर मैं भावुक हो गया और मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसी की वजह से यह सब मुमकिन हो पाया था। थोड़ी देर बाद संदीप वहां से चला गया और मैं अकेले बैठकर यही सोचता रहा कि अब मैं सच में उसके गांव जाने वाला हूं। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार था जब हमें निकलना था। हमारे जाने में अभी पूरा एक हफ्ता बाकी था। मैंने और संदीप दोनों ने नोएडा की प्राइवेट कंपनी से छुट्टियां ले ली थीं। वह एक हफ्ता कब निकल गया मुझे खुद पता नहीं चला। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब हमें यात्रा पर निकलना था। मैंने अपनी सारी पैकिंग पहले ही कर ली थी। जब घर से निकलने का वक्त आया तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा की आंखें नम थीं। शायद इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब वे मुझे किसी दोस्त के साथ इतनी दूर अकेले भेज रहे थे। वे बार बार मुझसे कह रहे थे, रास्ते में फोन करते रहना और पहुंचकर भी तुरंत फोन करना। इसके बाद मेरे मम्मी पापा ने संदीप से कहा, हम अपना बेटा तुम्हारे भरोसे भेज रहे हैं, इसका पूरा ख्याल रखना। उनकी बात सुनकर संदीप ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अमित का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद हम लोग घर से निकल पड़े और कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पहुंच गए। थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। संदीप ने पहले ही ट्रेन की टिकट निकलवा ली थी, इसलिए हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हम दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। गांव को लेकर मैं बेहद उत्साहित था क्योंकि संदीप ने मुझे वहां की कई खूबसूरत जगहों के बारे में बताया था जहां हम घूमने वाले थे। जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई मुझे अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। हर गुजरते पल के साथ मेरा मन और हल्का होता जा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि यह सफर जल्दी खत्म हो और मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूं। लेकिन मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सुकून बस कुछ ही वक्त का मेहमान है। पूरे दिन हम ट्रेन में सफर करते रहे। कई घंटों बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। स्टेशन से बाहर निकलकर हमने एक टैक्सी ली क्योंकि संदीप का घर वहां से थोड़ी दूरी पर था। रास्ते में हमें एक दो बार गाड़ी भी बदलनी पड़ी। आखिरकार हम लोग पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड के उस गांव में पहुंच गए जो देखने में सचमुच बेहद खूबसूरत लग रहा था। गांव पहुंचते ही हम सीधे संदीप के घर गए। उसे देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे भी बड़े प्यार से गले लगाया। सच कहूं तो वे दोनों दिल के बहुत अच्छे इंसान लगे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हमने खाना खाया और फिर संदीप के पापा ने मुझसे कहा, बेटा अब आराम कर लो, सुबह संदीप तुम्हें पूरा गांव घुमा देगा। मैंने उनकी बात मान ली और हम दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। सफर की थकान इतनी ज्यादा थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं बहुत खुश था। आज मुझे गांव घूमने जाना था।
उस पूरे दिन संदीप ने मुझे पहले अपना गांव दिखाया, फिर हम आसपास की कुछ जगहों पर भी घूमे। सच में मुझे बहुत मजा आ रहा था। शाम को जब हम घर लौटे तो संदीप की मम्मी ने उससे कहा कि गांव में अगले दिन से शादी शुरू होने वाली है। दोस्तों, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। आगे चलकर आपको डर का एहसास भी होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शादी की बात सुनकर संदीप ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने अमित भी गांव की शादी देख लेगा। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की पहली गांव की शादी होने वाली थी। अगले दिन शादी शुरू हो जाती है। मैं और संदीप शादी वाले घर पहुंचते हैं। वहां संदीप मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। उसके दोस्त भी काफी अच्छे थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं संदीप का करीबी दोस्त हूं, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। वह दिन भी हंसी मजाक और खुशी के साथ निकल गया। शादी में हमें बहुत मजा आया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली माहौल तो अगले दिन बनने वाला था, क्योंकि अगले दिन उसी गांव से बारात दूसरे गांव जाने वाली थी। तभी संदीप मुझसे कहता है, क्यों ना अमित भी बारात के साथ चल जाए। ये बात संदीप रावत ने बड़े ही सामान्य अंदाज में कही। उसने मुझसे पूछा, क्या बोलते हो? वैसे भी मैं पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड घूमने ही आया था, इसलिए मुझे इस प्रस्ताव में कोई परेशानी नजर नहीं आई। संदीप के बाकी दोस्त भी यही कहने लगे कि मुझे बारात के साथ जरूर चलना चाहिए। सबकी बात सुनकर मैंने भी हामी भर दी, लेकिन सच कहूं तो वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। काश उस दिन मैं संदीप को बारात के साथ जाने से मना कर देता। शायद तब मेरे साथ वह सब न होता जो आगे होने वाला था। अगला दिन आ जाता है, जिस दिन हमें बारात के साथ निकलना था। मैं अंदर ही अंदर काफी उत्साहित था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी किसी गांव की बारात का हिस्सा नहीं बना था। यह मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। संदीप ने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया था कि वह और मैं दोनों बारात के साथ जाएंगे। उसके घर वालों ने भी बस यही कहा था कि वह मेरा पूरा ध्यान रखे। इसके बाद मैं और संदीप उसके घर से निकलकर उस घर की तरफ बढ़ते हैं जहां शादी थी। शादी वाला घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम जल्दी ही वहां पहुंच गए। उस दिन भी खूब मस्ती हुई। हंसी मजाक, ढोल नगाड़े और लोगों की चहल पहल से पूरा माहौल जीवन था। कुछ ही समय बाद बारात निकलने का वक्त आ गया और देखते ही देखते बारात चल पड़ी। यह बारात पास के किसी गांव में नहीं, बल्कि दूसरे गांव में जाने वाली थी, जो काफी दूर था। वहां तक पहुंचने में हमें कई घंटे लगने वाले थे। बारात करीब शाम 4 बजे निकल चुकी थी। मैं और संदीप भी बाकी लोगों के साथ चल पड़े। एक बात जो मैंने अपने मम्मी पापा से छुपा ली थी, वह यही थी कि मैं बारात के साथ जा रहा हूं। अगर मैं यह बात उन्हें बता देता तो शायद वे मुझे जाने ही नहीं देते। मम्मी से फोन पर बात तो हुई थी, लेकिन मैंने बारात वाली बात जानबूझकर नहीं बताई। बारात में एक बड़ी बस और 2 छोटी गाड़ियां थीं। मैं और संदीप बस में बैठे हुए थे। बस के अंदर का माहौल काफी जोशीला था। ढोल बज रहा था, लोग गाने गा रहे थे और हर कोई अपनी मस्ती में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन ढलता चला गया और फिर धीरे धीरे रात हो गई। अब हम लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच चुके थे। बस के अंदर अब भी शोर और हंसी मजाक था, लेकिन बाहर का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ बारात की गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। उन गाड़ियों के अलावा वहां कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। काफी देर के सफर के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से आगे गाड़ियों का रास्ता खत्म हो जाता था। हम सभी लोग गाड़ियों से नीचे उतर गए। जिस गांव में बारात जानी थी वह अभी थोड़ा और आगे था। वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 10 से 15 मिनट पैदल चलना था, क्योंकि उस गांव तक सड़क अभी नहीं बनी थी। जिस सड़क से हम आए थे वह भी नई नई बनी लग रही थी। शायद इसलिए वहां तक सड़क पहुंचने में अभी और समय लगने वाला था। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम आखिरकार उस गांव में पहुंच गए जहां बारात जानी थी। गांव वालों ने बारात का बहुत अच्छे से स्वागत किया। हर तरफ नाच गाना हो रहा था और सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। सच कहूं तो गांव की बारात का मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद सभी बारातियों को एक खुली जगह पर बैठाया गया, जहां कुर्सियों की अच्छी व्यवस्था की गई थी। कुछ ही देर में खाना लग गया और सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद हम लोग वापस उन्हीं कुर्सियों पर आकर बैठ गए। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। और यही मुझसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी कीमत मुझे बहुत भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही मैं खाना खाकर बाहर लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठा,
मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। जब मैंने नजर उठाकर उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक लड़की मुझे बड़े अजीब ढंग से घूर रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह बस यूं ही हो, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई थीं। उस वक्त संदीप मेरे पास नहीं था। वह बाकी बारातियों के साथ नाचने में व्यस्त था। लड़की का इस तरह बिना पलक झपकाए देखना मुझे असहज कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने इससे पहले कभी किसी इंसान को देखा ही ना हो। उसकी वेशभूषा भी सामान्य नहीं थी। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे जो थोड़े अलग और पुराने से लग रहे थे। देखने में वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। शुरुआत में उसका यूं देखना मुझे अजीब लगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद मुझे खुद नहीं पता चला कि कब उसकी नजरों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। सच कहूं तो अब मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा था। शायद उसकी खूबसूरती ही वजह थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। काफी देर तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक उस लड़की ने अपनी आंखों से मुझे कुछ इशारा किया और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होने वाला था। अब आप लोग भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर उस लड़की ने मुझे किस तरह का इशारा किया था। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। वह इशारा बिल्कुल ऐसा था जैसे वह मुझे चुपचाप अपने पास आने के लिए बुला रही हो। जैसे ही उसने वह इशारा किया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई और बिना पीछे देखे वह वहां से चल पड़ी। अब जैसे ही मैंने उसे वहां से जाते हुए देखा, मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगा कि आखिर उसने मुझे वह इशारा क्यों किया। क्या वह सच में मुझे अपने पास बुला रही थी? और अगर बुला रही थी तो फिर अब वह इतनी जल्दी कहां जा रही है? दोस्तों, यहां एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है। जिस घर में बारात गई थी वह उस पूरे गांव का आखिरी घर था। मतलब यह कि उस घर के बाद गांव खत्म हो जाता था और आगे कोई आबादी नहीं थी। अब जब वह लड़की वहां से आगे बढ़ी तो कुछ पल सोचने के बाद मैं भी अनजाने में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उस समय संदीप रावत अभी भी बारातियों के साथ नाचने में व्यस्त था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मैं वहां से हट चुका हूं। वह लड़की सीधे उस घर के पीछे की ओर चली गई। जैसे ही वह घर के पीछे मुड़ी, वह मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं भी बिना ज्यादा सोचे उसके पीछे चला गया। जैसे ही मैं घर के पीछे पहुंचा, मुझे वह लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन अब हमारे बीच की दूरी लगभग 12 से 15 मीटर की थी। यहीं पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया। दोस्तों, उस वक्त जो मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर कोई भी इंसान सोच में पड़ जाता। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या देख लिया था। असल में जब मैं घर के पीछे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे और उस लड़की के बीच एक कांटेदार तार लगी हुई थी। हाँ दोस्तों, वहां एक तरह की सीमा बनाई गई थी जिसमें मोटी और कसकर बंधी हुई कांटेदार तार लगी थी। वह तार इतनी मजबूती से लगाई गई थी कि कोई भी इंसान आसानी से उसे पार नहीं कर सकता था। शायद वह तार इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उस तरफ कोई सीधा रास्ता नहीं था। कांटेदार तार के उस पार मुझे एक घना और काला जंगल दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। मुझे इस बात पर सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी कि इतनी कम देर में वह लड़की उस कांटेदार तार को आखिर पार कैसे कर गई। मैं लगातार इसी बात के बारे में सोच रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वह घर गांव का आखिरी घर था। उसके पीछे से ही जंगल का इलाका शुरू हो जाता था। शायद इसी वजह से वहां कांटेदार तार लगाई गई थी ताकि रात के समय कोई जंगली जानवर गांव में न घुस सके। उस वक्त मुझे यही कारण समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग उसी सवाल में उलझा हुआ था कि वह लड़की इतनी आसानी से उस तार के उस पार कैसे पहुंच गई। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी मैंने देखा कि वह लड़की फिर से जंगल की ओर बढ़ने लगी। अब जब मैंने उसे जंगल की तरफ जाते देखा तो मैंने जोर से आवाज लगाई और कहा, अरे मैडम जी, आप उस तरफ क्यों जा रही हैं? वहां तो जंगल है, रुक जाइए, उस तरफ मत जाइए। लेकिन मेरी आवाज का उस पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे 2-3 बार आवाज दी, लेकिन उसने जैसे मेरी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया था। वह बिना रुके आगे बढ़ती ही जा रही थी। अब उस पल मेरे दिमाग में 2 बातें एक साथ चल रही थीं। पहली यह कि क्या यह लड़की समझदार नहीं है जो इतनी रात को अकेले जंगल की तरफ जा रही है, और दूसरी यह कि क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। ये दोनों सवाल मुझे अंदर से घेर चुके थे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने यह फैसला किया कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए।
कम से कम यह तो पता चले कि वह आखिर इस वक्त कहाँ जा रही है। हो सकता है उसका घर उसी तरफ हो। भले ही वह इलाका जंगल का था, लेकिन कई बार गांवों में ऐसे रास्ते होते हैं जो जंगलों से होकर किसी दूसरे गांव तक जाते हैं। मैं शहर में पला बढ़ा था और गांव के रास्तों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए मेरे मन में यह बात आ रही थी कि शायद उस लड़की का घर जंगल के उस पार ही हो। हालांकि कांटेदार तार पार करने वाली बात अभी भी मुझे अजीब लग रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि यह गांव की लड़की है। यहाँ के लोग रास्तों और हालात से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। शायद उसे कोई ऐसा रास्ता पता हो जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसी सोच के साथ मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी धीरे धीरे शुरू होने वाली थी। उस वक्त मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर वह लड़की इतनी आसानी से उस कांटेदार तार को पार कर सकती है, तो मेरे लिए भी शायद यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यही सोचकर मैं भी हिम्मत जुटाता हूं और उस कांटेदार तार को पार करने की कोशिश करता हूं, जो उस बारात वाले घर के पीछे की तरफ लगी हुई थी। वही तार जिसे कुछ ही देर पहले वह लड़की बिना किसी परेशानी के पार कर चुकी थी। दोस्तों, सच कहूं तो उस तार को पार करते वक्त मेरी हालत खराब हो जाती है। कांटेदार तार मेरे कपड़ों में उलझ जाती है और जैसे तैसे निकलने की कोशिश में मेरी शर्ट भी थोड़ी सी फट जाती है। कई जगह कांटे मेरे हाथों और शरीर में छुप जाते हैं, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए मैं उस तार से बाहर निकल आता हूं और दूसरी तरफ पहुंच जाता हूं। अब मैं भी उस कांटेदार तार को पार कर चुका था और पूरी तरह से जंगल वाले इलाके में आ गया था। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। इसके बाद मैं उस लड़की को ढूंढने लगता हूं, लेकिन कुछ देर तक मुझे वह कहीं दिखाई नहीं देती। मेरा दिल थोड़ा घबरा जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर अचानक मुझे वह लड़की फिर से नजर आती है, जो आगे की तरफ चल रही होती है। उसे देखते ही मैं भी फिर से उसके पीछे चलना शुरू कर देता हूं। दोस्तों, उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था, ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। उस कांटेदार तार को पार करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजीब सी हालत में चला गया हूं। मुझे यह तक महसूस नहीं हो रहा था कि मैं आखिर इतनी रात को इतने घने जंगल में किसी अनजान लड़की के पीछे क्यों जा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। नहीं तो भला कौन समझदार इंसान इतनी रात को जंगल के रास्ते किसी के पीछे जाएगा। उस वक्त मेरी समझदारी जैसे पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैं बस उसकी खूबसूरती में खो गया था। मेरे दिमाग में सिर्फ वही पल घूम रहा था जब पहली बार हमारी नजरें मिली थीं। उसका चेहरा, उसकी आंखें और वह अजीब सा आकर्षण, सब कुछ मेरे दिल दिमाग पर छा गया था। कुछ दूरी तक उसके पीछे चलने के बाद मैंने देखा कि वह लड़की एक ढलान से नीचे की तरफ उतर रही है। मेरे पास मेरा मोबाइल था, जिसकी फ्लैशलाइट की मदद से मैं किसी तरह रास्ता देख पा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की बिना किसी रोशनी के आराम से उस ढलान से नीचे उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां का हर रास्ता पहले से पता हो। शायद नीचे की तरफ कोई पुराना रास्ता था जिस पर वह जा रही थी। मैं भी बिना ज्यादा सोचे उसके पीछे पीछे उस ढलान से नीचे उतर जाता हूं। अगर उस रास्ते की हालत की बात करूं तो वह काफी खराब था। चारों तरफ झाड़ियां, कांटे और ऊबड़-खाबड़ जमीन थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस रास्ते से काफी समय से कोई नहीं गुजरा हो। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके मैं लगातार उसी लड़की के पीछे चलता रहा। तभी अचानक एक बड़ी सी झाड़ी मेरे सामने आ जाती है और मेरा रास्ता रोक लेती है। मैं उस झाड़ी से निकलने की कोशिश करता हूं और खुद को उससे अलग करने में लग जाता हूं। दोस्तों, मैं अभी उस झाड़ी से निकल ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ आ जाता है। जैसे ही वह हाथ मेरे कंधे पर पड़ता है, मैं बुरी तरह से चौंक जाता हूं। सच बताऊं तो उस वक्त मेरे मुंह से एक तेज चीख निकल जाती है। अगर उस समय मेरी जगह कोई और होता और घने जंगल में उसके कंधे पर अचानक किसी का हाथ पड़ता, तो उसकी हालत भी मेरी जैसी ही होती। मैं डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूं। जैसे ही मैं पीछे देखता हूं तो मुझे मेरा दोस्त संदीप रावत नजर आता है। वह मुझे देखकर कहता है, अरे डर मत, मैं हूं। संदीप को देखते ही मेरी जान में जान आ जाती है। इसके बाद वह मुझसे गुस्से में पूछता है, सबसे पहले यह बता कि इतनी रात को तुम इस जंगल की तरफ क्या कर रहे हो। फिर वह कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज लगाई, लेकिन तुमने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया।
संदीप आगे बताता है कि जब मैं कांटेदार तार को पार करके दूसरी तरफ जा रहा था, तब उसने मुझे देख लिया था। उसने मुझे आवाज भी दी थी और कहा था, रुक जाओ अमित वर्मा। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैं उससे कहता हूं, कसम से संदीप, मुझे तुम्हारी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। और यहां आने की वजह यह है कि एक लड़की इसी तरफ गई थी। मैं उसी के पीछे यहां तक आ गया। मेरी बात सुनकर संदीप मुझे घूरते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो चुके हो। इतनी रात को यहां कौन सी लड़की होगी और वह जंगल में क्या कर रही होगी? उसकी बात सुनकर मैं उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता हूं और कहता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह लड़की दिखा देता हूं। लेकिन मेरी बात सुनकर संदीप कहता है, छोड़ो इन सब बातों को, चलो वापस चलते हैं। हमें क्या लेना देना किसी लड़की से। शायद संदीप को मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं सच में किसी लड़की के पीछे यहां तक आया हूं। काफी समझाने और जोर देने के बाद आखिरकार मैं अपने दोस्त संदीप रावत को किसी तरह मना ही लेता हूं। फिर मैं उसे साथ लेकर उस नीचे की तरफ जाने वाले संकरे रास्ते पर आगे बढ़ जाता हूं। कुछ दूर चलने के बाद हमें वह लड़की फिर से दिखाई देती है और हैरानी की बात यह थी कि वह अब भी उसी तरह नीचे की ओर जा रही थी। जैसे ही हम दोनों उसे देखते हैं, मैं तुरंत संदीप से कहता हूं, देखो संदीप, तुम कह रहे थे ना कि यहां कोई लड़की नहीं हो सकती। अब खुद देख लो, यही वही लड़की है जिसके पीछे मैं यहां तक आया हूं। उस लड़की को देखकर संदीप भी चौंक जाता है। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है। फिर मुझसे कहता है, हाँ भाई, अब तो मुझे भी दिख गई, लेकिन सवाल यह है कि इतनी रात को यह लड़की आखिर जा कहां रही है। इसके बाद संदीप थोड़ी घबराई हुई आवाज में मुझसे कहता है, देख अमित वर्मा, मुझे यहां रुकना ठीक नहीं लग रहा। इस जगह का माहौल सही नहीं है। मेरी बात मानो, हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मैं उसकी बात को बीच में ही काट देता हूं और कहता हूं, थोड़ा और आगे चलते हैं, बस देख लेते हैं कि यह आखिर जा कहां रही है। संदीप बार बार मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो गया है। मेरे अंदर बस यही जिद थी कि मुझे यह जानना है कि वह लड़की आखिर जा कहां रही है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद हमें नीचे की तरफ एक छोटा सा गांव नजर आता है। जैसे ही हम उस गांव को देखते हैं, मैं संदीप से कहता हूं, अच्छा, तो बात यह है, लगता है उस लड़की का घर इसी गांव में होगा, तभी तो वह इस रास्ते से जा रही थी। मेरी बात सुनकर संदीप तुरंत कहता है, इतनी रात को एक लड़की अकेली जंगल के रास्ते अपने गांव जा रही है। यह जंगल तो हमें दोनों को साथ में भी डरावना लग रहा है। सोचो, वह अकेली इसे कैसे पार कर सकती है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरी बात मानो, यहां से चलो। संदीप लगातार मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैं उससे कहता हूं, चलो, कम से कम यह तो देख लेते हैं कि वह किस घर में जाती है। मेरी बात सुनकर संदीप झुंझलाते हुए कहता है, वह किसी भी घर में जाए, हमें उससे क्या लेना देना। मैं उससे कहता हूं, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। जब से मैंने उसे देखा है, मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका है। वह लड़की बहुत खूबसूरत है। बस एक बार देख लेते हैं कि वह किस घर में जाती है। इसके बाद हम दोनों जंगल के उस ऊंचे छोर पर रुक जाते हैं, जहां से पूरा गांव साफ दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि वह लड़की गांव की एक तंग गली में मुड़ जाती है और कुछ ही पलों में हमारी नजरों से ओझल हो जाती है। जैसे ही वह हमारी आंखों से गायब होती है, संदीप मुझसे कहता है, चलो, अब तो देख लिया, अब वापस चलते हैं। हमें यहां आए काफी देर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मैं वहां से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने संदीप से कहा, संदीप, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मेरे लिए उस गांव में मेरे साथ नहीं चल सकते? मेरी यह बात सुनकर संदीप साफ मना कर देता है। वह कहता है, देखो, अभी तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, अब तुम मेरी बात मानो। यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल चलते हैं। काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद आखिरकार मैं संदीप को उस गांव में जाने के लिए मना ही लेता हूं। मेरी जिद के आगे हार मानते हुए वह कहता है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कब का यहां से अकेले लौट गया होता। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा ध्यान रखने का वादा किया है, इसलिए तुम्हारी बात मान रहा हूं। फिर वह मुझसे यह भी कहता है, आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें दूर जाने से क्यों रोकते हैं। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। उस वक्त उसकी यह बात मुझे थोड़ी बुरी जरूर लगती है, लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि शायद वह जानबूझकर ऐसा कह रहा है ताकि मुझे बुरा लगे और मैं गांव में जाने का इरादा छोड़ दूं।
लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहता हूं और आखिरकार हम दोनों उस गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा और नीचे उतरने के बाद हम उस गांव में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम गांव में कदम रखते हैं, हमें महसूस होता है कि पूरा गांव बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। घरों के बाहर लगे बगीचों में बड़ी बड़ी और घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। गांव के आधे से ज्यादा घर टूटे फूटे नजर आ रहे थे और कुछ घर तो ऐसे थे जिनकी छत तक नहीं बची थी। उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई साल पहले ही छोड़ दिया गया हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के अंधेरे में वह गांव और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सच कहूं तो उस गांव की हालत देखकर मैं खुद भी हैरान था और मेरे दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा था। गांव की यह हालत देखकर संदीप मुझसे कहता है, अमित वर्मा, इस गांव को देखकर तो नहीं लगता कि यहां कोई रहता होगा। फिर वह लड़की यहां क्यों आई थी? उसकी बात सुनकर मैं कहता हूं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। हो सकता है आगे कुछ घर ऐसे हों जहां अभी भी लोग रहते हों। लेकिन मेरी बात सुनकर संदीप साफ मना कर देता है और कहता है, नहीं भाई, मेरी बात मानो, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। किसी अनजान लड़की के पीछे हम लोग यहां तक कैसे आ गए? ना हम उसे जानते हैं, ना वह हमें जानती है। और मान लो अगर वह लड़की तुम्हें दिख भी जाए, तब भी तुम इस वक्त उसके घर तो जा नहीं सकते। संदीप रावत ने घबराई हुई आवाज में मुझसे कहा, तो फिर अपनी इस जिद पर क्यों अड़े हो? मेरी बात मानो, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल चलते हैं। संदीप की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर आगे भी ऐसे ही टूटे फूटे घर दिखे तो मैं खुद वापस लौट चलूंगा। तुम बेवजह टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं ये बात संदीप से कह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी और आवाज में कंपन। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त मेरी समझ पर जैसे किसी ने पर्दा डाल दिया था। मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, यह सब मुझे खुद भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उस लड़की की एक झलक और मिल जाए, उसके बाद मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। कुछ और आगे बढ़ने के बाद मुझे उस वीरान गांव में एक और घर दिखाई देता है, जिसकी छत अब तक पूरी तरह गिरी नहीं थी। देखने में वह घर भी काफी सुनसान लग रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ था। उस घर को देखकर मैं संदीप से कहता हूं, हो सकता है वह लड़की इसी घर में रहती हो। मेरी बात सुनकर संदीप झुंझलाते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो अमित वर्मा। इस घर की हालत तो देखो। अगर यहां कोई रहता होता तो इतनी रात को दरवाजा खुला नहीं छोड़ता। बाहर देखो, कितनी घनी झाड़ियां उगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से यहां कोई आया ही नहीं हो। मैं उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता हूं, क्यों ना एक बार इस घर के अंदर जाकर देखा जाए। संदीप मुझे मना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब मेरे आगे उसकी एक नहीं चलती तो मजबूरी में वह भी मेरे साथ उस घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम उस घर के अंदर कदम रखते हैं, हमें साफ महसूस होता है कि उस घर की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। दीवारों पर गहरी दरारें पड़ी हुई थीं और छत के कई हिस्सों पर सीलन और काई जमी हुई थी। जगह जगह मकड़ियों के मोटे जाले लटके हुए थे। घर के अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे यहां सांस लेना भी मुश्किल हो। हम दोनों धीरे धीरे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं, वहां एक बड़ा सा मकड़ी का जाला हमें रास्ता रोकता हुआ नजर आता है। हम अपने हाथों से उस जाले को हटाते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर कदम रखते ही हमें एक भयानक बदबू महसूस होती है। वह बदबू इतनी तेज और सड़ी हुई थी कि वहां कुछ सेकंड से ज्यादा खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। हम दोनों अपने नाक और मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि उस बदबू से खुद को बचा सकें। कमरे के अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। मैंने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी। जैसे ही मैं अपने मोबाइल की रोशनी को धीरे धीरे कमरे की दीवारों और छत की तरफ घुमाता हूं ताकि यह समझ सकूं कि आखिर इतनी भयानक बदबू आ कहां से रही है, उसी पल जो नजारा हमारी आंखों के सामने आता है, उसे देखकर मेरे और संदीप के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। वह दृश्य इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसा खौफनाक मंजर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हम दोनों डर के मारे जड़ बनकर वहीं खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हमने क्या देख लिया था। तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही मेरी मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी पूरे कमरे में फैलती है, मैं देखता हूं कि उस कमरे की छत से
इंसानी धड़ लटके हुए हैं। लगभग 10 लोगों की लाशें छत से उल्टी लटकी हुई थीं। उन सभी लाशों की खाल पूरी तरह उतारी जा चुकी थी। सभी के सिर पहले ही काटे जा चुके थे और कमरे का फर्श खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। उस भयानक नजारे को देखते ही मेरी हालत बिगड़ जाती है। डर और घिन के मारे मैंने वहीं 2-3 बार उल्टी कर दी थी। लेकिन तभी कुछ बूंदें संदीप के चेहरे पर गिरती हैं। वह हाथ से उन बूंदों को छूकर देखता है और उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ नजर आता है। अगले ही पल संदीप धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखने लगता है। जैसे ही उसकी नजर छत की ओर जाती है, उसकी आंखें डर के मारे और भी बड़ी हो जाती हैं। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती है। वह बस कांपते हुए हाथ से ऊपर की तरफ इशारा करता है। मैं जब उसके इशारे को देखकर ऊपर की ओर नजर उठाता हूं, तो जो दृश्य मुझे दिखाई देता है, उसे देखकर मेरी सांस तक रुक जाती है। छत पर एक भयानक औरत चिपकी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लंबे लंबे उलझे हुए बाल हमारे सिर तक झूल रहे थे। वह छत पर किसी छिपकली की तरह रेंग रही थी। जो बूंदें संदीप के चेहरे पर गिरी थीं, शायद वह उसी औरत के मुंह से टपकी लार थी या फिर किसी का ताजा खून। उस औरत को छत से चिपका हुआ देखकर हमारे होश उड़ चुके थे। हम दोनों जिंदा लाशों की तरह बस उसे घूरते रह गए। कुछ ही पलों बाद वह औरत रेंगना बंद कर देती है और फिर एक खौफनाक गुर्राहट के साथ हमें घूरने लगती है। अब जब हालात यहां तक पहुंच चुके थे और हमें साफ समझ में आ गया था कि अब वह हम पर हमला करने ही वाली है, तो किसी तरह मेरा दोस्त संदीप रावत मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता है और मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर की ओर खींचने लगता है। लेकिन तभी हमें एहसास होता है कि पीछे वाला दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है। हम दोनों बुरी तरह डर चुके थे। हमारे दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। उस अंधेरे कमरे में हमें सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी। मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि कुछ ही पलों में वह चुड़ैल हमारे सिर धड़ से अलग कर देगी और फिर हमारी लाशों को भी उन्हीं सूखी लाशों की तरह छत से लटका देगी। इसी डर और घबराहट के बीच अचानक संदीप की नजर कमरे की एक खिड़की पर जाती है, जो पहले से ही टूटी हुई थी। वह बिना समय गंवाए मुझसे फुसफुसाकर कहता है, भाग अमित वर्मा, अभी यहीं से कूद जा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। उसकी आवाज में इतना डर और मजबूरी थी कि मैंने एक पल भी नहीं सोचा। हम दोनों पूरी ताकत लगाकर उस टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। किसी तरह उस कमरे और उस भयानक चुड़ैल से हमारी जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही हम वहां से दूर भागते हैं, पीछे की तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। शायद वही चुड़ैल हमारी हालत देखकर हंस रही थी। उस आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। अब उस रास्ते से वापस जाना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरी में हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाकर हम पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड के उस सुनसान गांव के अंदर एक टूटे हुए घर की दीवार के पीछे छिप जाते हैं, ताकि कोई हमें देख न सके। हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह गांव सामान्य नहीं है। यहाँ खुलेआम घूमना अपनी मौत को न्योता देने जैसा था। थोड़ी ही देर में हमें कई लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। उन आवाजों को सुनते ही संदीप मुझसे धीमी आवाज में कहता है, अमित, तुम यहीं रुको, मैं जरा आगे जाकर देखता हूं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। हो सकता है इस गांव के आगे कोई और गांव हो और ये लोग वहीं के हों। फिर वह मुझे सख्त हिदायत देता है, तुम अपनी जगह से हिलना मत, कोई आवाज मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। कमरे में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था, वह मंजर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। ऐसे में अकेले रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन बार बार समझाने के बाद मैं किसी तरह मान जाता हूं। इसके बाद संदीप धीरे धीरे आगे की ओर चला जाता है। करीब 2 मिनट बाद वह मुझे बहुत धीमी आवाज में पुकारता है। उसकी फुसफुसाहट सुनते ही मैं पूछता हूं, क्या हुआ? वह जवाब देता है, यहां आओ जल्दी। मैं तुरंत दीवार के सहारे उसके पास पहुंच जाता हूं। तब वह मुझसे कहता है, मेरा अंदाजा सही निकला, आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही मदद की उम्मीद में तेजी से उन लोगों की ओर बढ़ने लगता हूं। बस एक दीवार ही बची होती है। तभी संदीप अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लेता है। मैं गुस्से और हैरानी से पूछता हूं, तुमने मुझे रोका क्यों? वह गंभीर आवाज में कहता है, ठीक है, रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले छुपकर उन्हें ध्यान से देखो। उसकी बात मुझे अजीब लगती है, फिर भी मैं दीवार के पीछे से झांक कर देखता हूं। वहां काफी संख्या में आदमी, औरतें और बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं। सब कुछ ऊपर से सामान्य लगता है, जैसे कोई दावत चल रही हो।
बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे जिनमें से भाप निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनमें कुछ उबल रहा हो। मैं संदीप से कहता हूं, सब तो ठीक लग रहा है, शायद दावत है, हम उनसे मदद मांग लेते हैं। तभी वह मुझसे पूछता है, क्या तुमने बर्तनों के नीचे आग देखी? ये सुनते ही मैं दोबारा ध्यान से देखता हूं। मेरी सांसें अटक जाती हैं। उन बर्तनों के नीचे कहीं भी आग नहीं थी, फिर भी उनमें कुछ उबल रहा था। यह नजारा देखते ही संदीप कहता है, अमित, ये सब प्रेत हैं और ये पूरा गांव भूतिया है। यहां से जिंदा लौटना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो हमारे बचने की थोड़ी सी उम्मीद है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। पीछे चुड़ैल थी और आगे प्रेतों का झुंड। फिर भी संदीप ने कहा, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से वादा किया है कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें बचाने की कोशिश करता रहूंगा। उसके आत्मविश्वास ने मुझे थोड़ा सहारा दिया। भले ही उसने यह भी कहा था कि बचने की गारंटी सिर्फ 50% है, पर अब मैंने उसे साफ कह दिया था कि अब वह जो भी बोलेगा मैं बिना सवाल किए वैसा ही करूंगा। मेरी यह बात सुनकर संदीप रावत गंभीर आवाज में मुझसे कहता है, तो फिर ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें बिना डरे यहीं से पीछे की तरफ लौटना होगा, क्योंकि आगे जाना अब नामुमकिन है। इस तरफ चारों ओर प्रेत भरे पड़े हैं। रही पीछे की बात, तो तुम बस मेरा हाथ पकड़कर दौड़ते रहना। मुझे हनुमान चालीसा याद है। जब तक मैं उसका जाप करता रहूंगा तब तक कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर वह कुछ पल रुककर मुझसे कहता है, और सबसे जरूरी बात, रास्ते में चाहे जो भी हो तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखोगे। हमारे साथ किसी भी तरह का छलावा किया जा सकता है। हो सकता है कोई प्रेत तुम्हें किसी अपने की आवाज में पुकारे या फिर मेरी ही आवाज बनाकर तुम्हें बुलाए। अगर तुम एक बार भी पीछे मुड़े तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं हामी भर देता हूं। जाने से पहले मैं एक बार फिर दीवार के पीछे से उन प्रेतों की तरफ छुपकर देखता हूं कि वे अब क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ती है, तभी उनमें से एक प्रेत की नजर मुझ पर टिक जाती है। उस पल मेरी सांसें थम जाती हैं। मैं घबराकर संदीप से कहता हूं, शायद उनमें से किसी ने मुझे देख लिया है। मेरी बात सुनते ही संदीप जोर से कहता है, भागो अमित वर्मा, जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, और जो कुछ मैंने कहा है सब याद रखना। इसके बाद हम दोनों पूरी ताकत से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब हम दौड़ रहे थे तब हमारे पीछे से बेहद डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पौड़ी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड का वह भूतिया गांव हमारे पीछे दौड़ पड़ा हो। भयानक चीखें, अजीब हंसी और पैरों की आहटें लगातार सुनाई दे रही थीं। डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन संदीप मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। एक बात मैं मानता हूं, जब तक वह हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तब तक किसी भी प्रेत ने हमें छुआ तक नहीं। हम गांव की सीमा पार करके उस घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। संदीप मुझे अपने आगे कर देता है और कहता है, आगे आगे भागते रहो, पीछे बिल्कुल मत देखना। मैं उसकी बात मानकर दौड़ता रहता हूं। अब आवाजें और भी भयानक हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के विशाल पेड़ अपने आप गिर रहे हों, लेकिन मैं डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहा। तभी मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह रोती हुई कहती है, अमित वर्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मुझसे मिले भी नहीं, एक बार पीछे तो देखो, मेरा हाथ पकड़ लो। वह आवाज काफी देर तक मेरे कानों में गूंजती रहती है, लेकिन मैं पीछे नहीं देखता। किसी तरह मैं ऊपर की तरफ पहुंच जाता हूं। तभी अचानक मुझे संदीप की तेज चीख सुनाई देती है और किसी के गिरने की आवाज आती है। दिल चाहता है कि मैं पीछे मुड़ जाऊं, लेकिन मुझे उसकी बात याद आ जाती है कि यह सब छलावा हो सकता है। थोड़ी देर बाद मैं कांटेदार तार के पास पहुंच जाता हूं और किसी तरह उसे पार कर लेता हूं। जैसे ही मैं उस तार के दूसरी तरफ आता हूं, मुझे संदीप के गांव के कुछ दोस्त दिखाई देते हैं। वे मुझसे घबराए हुए पूछते हैं, तुम जंगल की तरफ क्यों गए थे और संदीप कहाँ है? मैं कहता हूं, वह मेरे पीछे ही आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे देखता हूं, वहां संदीप नहीं होता। यह देखकर मेरी हालत बिगड़ जाती है। अब मुझे समझ आ जाता है कि जो गिरने की आवाज मैंने सुनी थी वह मेरा भ्रम नहीं बल्कि सच था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मन में डरावने ख्याल आने लगते हैं कि कहीं संदीप उन प्रेतों का शिकार तो नहीं हो गया। मैं सारी बात उसके गांव के दोस्तों को बता देता हूं। वे भी परेशान हो जाते हैं।
जब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं, उस तरफ से रात में जिंदा लौट आना लगभग नामुमकिन है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो बचकर लौट आए। लेकिन मुझे अपने जिंदा होने से ज्यादा चिंता संदीप के लिए हो रही थी। गांव वाले कहते हैं कि अभी उस तरफ जाना मौत को बुलाने जैसा है और सुबह ही खोजबीन की जाएगी। यह सुनकर मेरा दिल नहीं मानता। आखिर मेरी जान भी तो उसी ने बचाई थी। मैं तय कर लेता हूं कि मैं अकेले ही वापस जाकर अपने दोस्त को ढूंढूंगा। मैं दोबारा उस कांटेदार तार की तरफ बढ़ता हूं। गांव के लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पहले ही मैं तार पार कर लेता हूं। मुझे जाता देख संदीप के गांव के कुछ दोस्त भी मेरे पीछे आ जाते हैं। अब हम 5-7 लड़के मिलकर जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक मोबाइल की फ्लैशलाइट जलती हुई दिखाई देती है। उसे देखते ही हम सब उम्मीद के साथ तेजी से उस दिशा में बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम उस दिशा में पहुंचते हैं, हमारी नजर एक घनी और कांटों से भरी झाड़ी पर पड़ती है। उसी झाड़ी के भीतर हमें संदीप रावत फंसा हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में मोबाइल था और उसी मोबाइल की जलती हुई फ्लैशलाइट की वजह से हम उसे पहचान पाए थे। संदीप की आवाज कांप रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी लगातार हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। हम सभी बिना समय गंवाए उसकी तरफ बढ़ते हैं। कांटे हमारे हाथों और कपड़ों में चुभ रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। किसी तरह हम सब मिलकर उसे उस झाड़ी से बाहर निकालते हैं। जब संदीप सुरक्षित बाहर आता है, तब जाकर मेरी सांस में सांस आती है। उस पल हमें एहसास हुआ कि अगर कुछ सेकंड और देर हो जाती तो शायद उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाता। उसके बाद हम सभी दोस्त बिना एक पल रुके वहां से वापस उसी गांव की तरफ लौट जाते हैं जहां शादी का माहौल था। जब हम गांव में वापस पहुंचते हैं तो वहां मौजूद लोग हमें देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग उस भूतिया इलाके से जिंदा लौट आए हैं। कई लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं आगे बढ़कर संदीप को गले लगा लेता हूं, क्योंकि अगर वह उस रात मेरे साथ खड़ा ना होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। उसकी वजह से ही मेरी जान बच पाई थी। संदीप के गांव के दोस्तों का भी इसमें बड़ा योगदान था। अगर वे मेरे साथ उस जंगल में वापस न जाते तो संभव था कि वे प्रेत दोबारा मुझ पर हमला कर देते और इस बार मैं बच नहीं पाता। दोस्तों, यह घटना मैंने आज तक अपने परिवार को नहीं बताई। मुझे पता था कि अगर मैंने यह सब उन्हें बता दिया तो जो थोड़ी बहुत आजादी मुझे मिलती है वह भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो पौड़ी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड की वह अंधेरी रात, वह जंगल, वे आवाजें और वह डरावना मंजर मेरी आंखों के सामने ताजा हो जाता है। उस वक्त मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और रूह तक कांप उठती है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी सच्ची और डरावनी कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई खौफनाक कहानी के साथ।